हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस का जो एग्ज़ाम 31 मार्च को होने जा रहा है, उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या ऐसे टॉपिक जो रह गए हैं वो मैं आपको आने वाले दिनों में कंप्लीट करा दूंगा। उसी में से एक टॉपिक आज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपको मैं ये पढ़ाऊँगा और कुछ ही पेजेस में आपको पूरा हेट्रोसाइक्लिक जो आपके सिलेबस में, देखो पूरा हेट्रोसाइक्लिक अपने आप में एक पूरा डिटेल्ड टॉपिक है, पढ़ने के लिए कम से कम 3 से 4 क्लास चाहिए। बट एक ही क्लास में जो टॉपिक आपको गिवन है, जैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपको इंडोल, क्यूनोलिन एंड आइसोक्लोनिल और साथ में लिखा है स्काइरप सिंथेसिस, जो कि आप देखते हैं प्रिपरेशन में यूज़ होता है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले कहूँगा भाई, जो भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर कर लें। रीज़न बता देता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो कंटेंट है इस पर जो सब्सक्राइब करे हुए बच्चे हैं वो केवल 11% है, 89% बच्चे अनसब्सक्राइब करके ही देख रहे हैं। प्लीज़ देख लीजिए, आप ही जो है मेरा प्रमोशन है ना, मैं कोई अलग से प्रमोशन तो कर नहीं रहा, आप ही मेरा प्रमोशन है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। और ये जो क्लासेस हैं आपको पता ही है आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प करेगा, चाहे वो फॉरेंसिक साइंस में जो अपर साइंटिफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई हैं उसमें भी ये टॉपिक आपको हेल्प करने वाले हैं। रिवीजन आपको क्विक रिवीजन करा के देंगे। ठीक है, और आप चाहते हैं कि भाई देखो हम यूट्यूब पे लंबे समय तक जुड़े रहें, तो देखो आपका प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ही हमें प्रमोट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ जितना क्लासेस मैं अभी दे रहा हूँ उसके बाद हो सकता है फ्यूचर में मैं इस पर कंटिन्यू ना कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा समय देने से बढ़िया है जो बच्चे हमारी क्लासरूम कोर्स में आते हैं उन पे मैं ज़्यादा टाइम दूँ। ठीक है, तो आप भी प्रमोट कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स याद कीजिए, मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने देखा था। इस पर मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन वाले होते हैं, साइक्लिक क्लोज चेन या रिंग चेन वाले होते हैं। इसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड को 2 पार्ट में बांटते हैं, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड। ठीक है, और एलिसाइक्लिक जो हैं आपके, एलिसाइक्लिक मतलब जनरली जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इसमें अगर सभी कार्बन है उसको होमोसाइक्लिक कहते हैं, या कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे मैंने बेंजीन का एग्जाम्पल लिया है। बेंजीन आप सभी जानते हैं, इट इज C6H6, मतलब 6 ही कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। बिल्कुल बेसिक से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी। अदरवाइज इतना आपको पता होना चाहिए। आप लेवल 4 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अब भी टाइम है, आप जितनी भी क्लासेस हैं उनको अच्छे से देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा। अगर मैं बेंजीन के एक कार्बन को हटा के उसकी जगह कोई डिफरेंट एटम ले आऊँ तो इसी को हम कहते हैं हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है विषम, है ना, दूसरा एटम कोई ले आया। अब जरूरी नहीं नाइट्रोजन, हो सकता है इसकी जगह ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, आर्सेनिक, बहुत सारे, सिलिकॉन, ऐसे कंपाउंड को इंट्रोड्यूस कर दूं, नाइट्रोजन, ऐसे कंपाउंड को अगर इंट्रोड्यूस कर दूं कार्बन की एक रिंग में तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे सिलेबस में 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक होना चाहिए, बट जो हमें डिटेल सिलेबस दिया है उसमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। बेसिक जो बनता है वो मैं आपको सब बता देता हूँ, क्योंकि देखो हेट्रोसाइक्लिक हमें हेडिंग तो दिया है, तो ऑब्वियस बात है हेडिंग दिया है तो उससे भी क्वेश्चन पूछा सकता है। उसमें कुछ टॉपिक मार्क भी करें, मैंने आपको बोला है, जैसे इंडोल, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन और स्काइरप सिंथेसिस, ये मार्क किया हुआ है। तो हम जो मेन पॉइंट है उनको रिकॉइल कर सकते हैं इस टाइम पे। जैसे 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक, 5 मेंबर का मतलब है इसमें केवल 5 ही मेंबर होंगे, किसको मिला के, जिसमें होंगे 4 कार्बन, एक ये रहा कार्बन, कार्बन नंबर 1, ठीक है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। तो ये हमारे पास 4 हैं कार्बन और एक डिफरेंट यह हमारा हेट्रो एटम है। ठीक है, तो ये 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक है। क्यों? क्योंकि इसमें है 4 कार्बन और एक है डिफरेंट हेट्रो एटम। सिमिलरली यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर 4 हैं कार्बन और एक डिफरेंट ये हेट्रो एटम ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी सेम 4 कार्बन और ये डिफरेंट एक हेट्रो एटम है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये 5 मेंबर के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा तीनों के नेम आपको पता होने चाहिए। अगर 5 मेंबर का हेट्रोसाइकिल है उसका नाम पायरोल है, 5 मेंबर का हेट्रोसाइक्लिक है जिसमें नाइट्रोजन है वो पायरोल है, 5 मेंबर का हेट्रोसाइकिल जिसमें ऑक्सीजन है वो फ्यूरान है, और 5 मेंबर का हेट्रोसाइक्लिक
जिसमें सल्फर है, सल्फर मतलब थायो ग्रुप, तो इसलिए इसका नाम थायोफीन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 से 2 बार पढ़ते हैं, ये तुरंत ही याद हो जाता है। थायो मतलब सल्फर, सल्फर लगा होगा, फ्यूरान मतलब ऑक्सीजन, और पायरोल आपको पता ही है नाइट्रोजन कंपाउंड को हम कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और याद कीजिए, मैंने आपको जब बायो केमिस्ट्री पढ़ाई थी, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी, तो उसमें बताया भी था कि जो है हमारा फ्रक्टोज जो है फ्यूरेनोज रिंग बनाता है, और जो ग्लूकोज है वो पायरेनोज रिंग बनाता है, वहाँ भी मैंने बताया था। तो फ्यूरेनोज बना ही इससे है, फ्यूरान से, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी इनके फॉर्मूलाज वगैरह मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं, कई बार एग्जाम में जनरल फॉर्मूला दे के भी पूछ लेता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जितने भी ये कंपाउंड है सारे ही एरोमेटिक हैं, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं। एरोमेटिक आपको पता ही है, जो हकल रूल को फॉलो करेगा, 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, ये सभी प्लेनर हैं, दैट मीन्स sp2 हैं, और ये सभी साइकिल हैं, मतलब एक पूरी चक्रण बना रहे हैं, और कंजुगेटेड हैं। ठीक है, एक को छोड़कर एक अल्टरनेट में डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर आपको पता करना है कि ये हकल रूल को कैसे फॉलो कर रहा है, तो नाइट्रोजन पे यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सॉरी, इसमें यदि आप पाई बॉन्ड की संख्या देखो तो सर एक ये 2 ही पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। बट हकल रूल तो ये कहता है अगर एरोमेटिक है तो 0 या फिर 6 या फिर 10 या फिर 14 या फिर 18 इस तरह के पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट सर यहाँ पे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक आपको दिख रहा होगा। बट सर कहानी ये है कि हर कोई खुद को स्टेबल करना चाहता है, या नाइट्रोजन भी खुद को स्टेबल करना चाहेगा, इसीलिए ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब रिंग में देगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन पहले से ही रिंग में मौजूद थे, ये लोन पेयर भी पाई की तरह कंसीडर करेगा, बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ कंजुगेशन, यह कंजुगेशन का पार्ट हो जाएगा। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, और 2 पाई जो इलेक्ट्रॉन हैं ये लोन पेयर से प्रोवाइड हो जाएंगे, तो 4 पाई एंड 2 पाई डेट मीन्स ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरफ फॉलो करेगा, तो डेट मीन्स ये एरोमेटिक होगा। इसके बाद आप सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन संकरण निकाल के भी देख सकते हैं, वो sp2 ही आएगा। हालांकि जब नाइट्रोजन पे देखो लोन पेयर था तो इसका संकरण sp3 आता, बट जैसे ही लोन पेयर इसने रिंग में दे दिया तो अब इसके पास 3 ही बॉन्ड बचे, और सर 3 बॉन्ड का मतलब इसका संकरण sp2 ही होगा। तो बहुत सिंपल सा फंडा समझ में आया कि जो इन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर को रिंग में प्रोवाइड करा देते हैं, बिकॉज क्योंकि रिंग में ऑलरेडी केवल 2 ही पाई बॉन्ड हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, एरोमेटिक नहीं है, और हर कोई क्या चाहता है, स्टेबल बनना। आप भी जॉब चाह रहे हैं, वाई, बिकॉज यू वांट टू बी स्टेबल इन लाइफ। तो सेम कहानी है कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर, या नाइट्रोजन अपना लोन पेयर, या फिर सल्फर अपना लोन पेयर रिंग में प्रोवाइड करा देगा, जिसकी वजह से वह रिंग एरोमेटिक आपको दिखने लगेगी। सिमिलरली यहाँ ऑक्सीजन का फंडा भी सेम है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो कि 2 पाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिंग में कैलकुलेट हो जाएंगे, 4 पाई थे, 2 पाई और कैलकुलेट हो जाएंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद बचेगा एक लोन पेयर, इसके पास एक बॉन्ड 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर, मतलब ये भी कितना हो जाएगा सर, sp2। सिमिलरली यहाँ भी सल्फर भी रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, और जब रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, अब जरा खुद सोच के देखें, सल्फर अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो उसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, डेट मीन्स 4 का मतलब ये sp3 होगा। अब जिनको ये नहीं समझ में आ रहा, बेटा जी केमिकल बॉन्डिंग पूरा आपको पढ़ाया है, जरा ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा, अब भी बहुत समय है, अब भी बहुत अच्छा टाइम है रिकॉल करने का, 10-11 दिन में भी बहुत कुछ रिकॉल हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वाई इट इज एरोमेटिक। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन IIT जैम में भी पूछा जा चुका है, डायपोल मोमेंट का, ध्रुवीय आघूर्ण का डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट का शिफ्ट किस डायरेक्शन में होता हुआ दिखेगा। पहली बात, डायपोल मोमेंट आपको पता ही है, लास्ट भी मैंने डिस्कस किया था, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी डिस्कस किया था, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो, मतलब उनके जो आवेश हैं वो बटे हुए हो और उनके बीच में कुछ दूरी हो, इसको हम डायपोल मोमेंट, ध्रुवीय आघूर्ण कहते हैं। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा, उसका जो हेड पार्ट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, विद्युत ऋणात्मक की तरफ होता है, और टेल पार्ट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। सिमिलरली आप कहोगे सर ये एरो जो है ऊपर की ओर है, मतलब रिंग की ओर है, इस डायपोल मोमेंट ऊपर की मतलब यह है कि डायपोल मोमेंट रिंग के अंदर शिफ्ट हो रहा है, इस डायपोल मोमेंट का मतलब यह है। अब अगर यह डायपोल मोमेंट रिंग के अंदर शिफ्ट हो रहा है, ऐसा क्यों? तो सिंपल सा रीज़न ये है कि सर नाइट्रोजन ने अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था इसको रिंग में दिया, जब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में दिया तो जितना भी इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, वो सर आपको रिंग के अंदर दिखाई दे रही है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता ही है सबसे ज़्यादा अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो खुद इलेक्ट्रॉन ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन सर्वे सर्वा है जिस पे माइनस चार्ज है, तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लिखी आती है, मान लो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F
फिर यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ गया क्लोरीन। आपको पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है, बट अगर इलेक्ट्रॉन आ गया ना तो ऑब्वियस बात है भैया फ्लोरीन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज, सर्वे सर्वा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। खैर, तो इतना फंडा हमें समझ में आया कि इन केस ऑफ पायरोल, सर पायरोल के केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिंग के अंदर दिखाई देती है, इसलिए जो डायपोल मोमेंट है सर वो रिंग के अंदर शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है, इसलिए आपने यहाँ डायपोल मोमेंट इस तरीके से दिखाया है जो कि रिंग में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और जब इसका डायपोल मोमेंट रिंग में शिफ्ट हो रहा है तो ये इसका डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू निकल के आएगी जो कि 1.81 dBi है। आपको रटना नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा कि ये जो कंपाउंड है ये पोलर है, ध्रुवीय है ना, और पोलर है। अगर ये पोलर है तो बहुत सारे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, बट इनकी खास बात ये होती है कि इनके पास नॉन पोलर पार्ट भी होता है, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, ऑर्गेनिक पोलर और नॉन पोलर दोनों में ही डिसॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे ये बात भी नोट करनी है, समझनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है थायोफीन। अब सर इसका डायपोल मोमेंट तो आपने बाहर की तरफ, मतलब रिंग से बाहर की तरफ शिफ्ट करके दिखाया, ऐसा क्यों? तो समझिए यहाँ पे ये लोन पेयर रिंग में जब एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, तो रिंग की डेंसिटी अलग है, बट एक लोन पेयर आपको इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन बाहर भी दिखाई दे रहे हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई होता नहीं है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट बाहर की ओर शिफ्ट हो गया। अब जरा एक बात को समझना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर भी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर भी है, इसीलिए इसका डायपोल मोमेंट बहुत कम है। बहुत कम का मतलब देखो लगभग 3 गुना ये कम हो गया है ना। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल एक ही साइड में, रिंग के अंदर की तरफ है ना। और काफ़ी बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि जो सर इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के भी होंगे, बट बेटा जी समझिए यहाँ पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अंदर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रही होगी, जिसकी वजह से हाई डायपोल मोमेंट है। जबकि इन केस ऑफ थायोफीन, सर थायोफीन के केस में क्या हो रहा है? थायोफीन के केस में ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर भी मौजूद है रिंग के, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सर रिंग में प्रोवाइड कराया है, उसके बावजूद एक लोन पेयर बाहर भी दिख रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ शिफ्ट हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो पार्ट है वो बाहर की तरफ मौजूद है, इसलिए सर आपने डायपोल मोमेंट का जो शिफ्ट है वो बाहर की ओर दिखाया है। बट हो क्या रहा है, रिजल्टेंट अगर देखा जाए, अंदर भी डेंसिटी बाहर भी डेंसिटी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे को या अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और जो डायपोल मोमेंट है वो पायरोल के केस से लगभग 1/3 हो गया, आप देख पा रहे हैं 1/3 हो गया है। ठीक है, ऐसे ही आप चाहे यहाँ पे फ्यूरान का केस भी देख सकते हैं, सेम कहानी है सर, 0.70 है ना, पॉइंट लगा लेना, तो 0.70 सेम कहानी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर है तो रिंग में भी देगा एरोमेटिक बनने के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बाहर भी मौजूद होगा, जिसकी वजह से जो डायपोल मोमेंट है वो बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। बट आप देख पा रहे हैं अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, बाहर भी इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे को डायपोल मोमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल भी करेगा, है ना। ये फंडा भी यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी। डायपोल मोमेंट की क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन ये रिलेटिव रेजोनेंस एनर्जी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जो रेजोनेंस एनर्जी होती है पर साइकिल का मतलब जैसे बेंजीन की एक साइकिल है ना, तो सबसे ज़्यादा रिलेटिव जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो बेंजीन की होती है, ये लगभग 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आप देख पा रहे हैं ये एक आपका क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है, क्वासी एरोमेटिक भी कह देते हैं इसको, और इसका अगर नाम बनेगा तो आप जानते हैं इसमें 5 कार्बन है। ये अगर आप देखो ये भी होमोसाइक्लिक है, ये भी होमोसाइक्लिक है, क्योंकि सभी कार्बन है। और इसका अगर नाम देखना चाहो तो साइक्लो, 5 कार्बन है पेंट, फिर 2 इनाइल है तो डाई इनाइल, और फिर माइनस चार्ज है तो आइड आयन, है ना, ये इसका नेम बन जाएगा। ये नेमिंग वगैरह मैंने पहले भी पढ़ाई हुई है। फिर इसके बाद कौन है? थायोफीन है, अगर रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद आपका पायरोल, और लास्ट में कौन है? फ्यूरान है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये इनकी रेजोनेंस एनर्जी है, अनुनाद करने की ऊर्जा है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। कई बार डायरेक्ट प्रश्न यहाँ पे बन जाता है, हालांकि मैं डीप में नहीं जा रहा, वाई के पीछे नहीं जा रहा, अभी बस याद कर लीजिए, क्योंकि इतने कम टाइम में रिवीजन, देखो जिनको आता है उनको ऑब्वियस बात है उनका रिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, इसलिए वाई वाला क्वेश्चन तो मुश्किल ही बनेगा। हमें बस क्या ध्यान में रखना है कि हाँ जी व्हाट इज़ द एक्चुअल ऑर्डर। बट अगर वाई वाला याद रखना है तो ये ध्यान रख सकते हो कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा, रेजोनेंस में नहीं प्रोवाइड कराएगा, जिसकी वजह से सबसे कम रेजोनेंस एनर्जी इसी की है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब
ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। हालांकि रेजोनेंस हाइब्रिड अगर जो कंसेप्ट बनता है ये आपके एग्जाम में जो है सब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरह का कंसेप्ट बनता है। ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे आने के कम चांसेस होते हैं, बट फिर भी ध्यान में रखिएगा यहाँ पे 3 और ये 2 5, इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। किसके? चाहे आपका पायरोल है, चाहे आपका फ्यूरान है, चाहे थायोफीन है, सभी के 5 अनुनादीय ढांचे है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, आपको ध्यान में रखना है। इसलिए देखो 5 जगह पे यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भी प्रश्न अगर बनता है तो दिमाग में इसको रखिएगा, ठीक है। तो रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूशन जो स्ट्रक्चर हैं वो 5 बनेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट, देखो एक चीज़ है और नेमिंग। तो यहाँ पे मान लो ये आपका ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप चाहे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये जो ग्रुप वाली पोजीशन है इसको हम हमेशा 1 पोजीशन, नंबर 1 पोजीशन मानेंगे। उसके बगल वाली को 2, चाहे इस साइड वाले को 2 मान लीजिए, चाहे इस साइड वाले को 2 मान लीजिए, बट जिस साइड को चलोगे वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पर इन बेसिकली हम लेफ्ट की तरफ इसको चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 पोजीशन आपको देखने को मिलेंगी, है ना। इसके अलावा नॉमन, ये तो IUPAC वाला नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको जनरल नोमेनक्लेचर ध्यान रखना है तो जो ग्रुप है, ग्रुप से अगल बगल वाली जो पोजीशन है, चाहे इधर वाली देख लो चाहे इधर वाली देख लो, अल्फा कहेंगे। उसके बाद वाली दोनों कौन सी होंगी? बीटा होंगी, ठीक है। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो आपने देखा है यदि हम एल्काइलेशन कराते हैं तो वहाँ पे हमारा एल्काइलियम आयन बनता है ना, X प्लस ऐसे करके बनेगा। जिस पे प्लस चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये आपको GOC में पढ़ाया जा चुका है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, खुद पे इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए इलेक्ट्रॉन पे उसको लव आ रहा है, ऐसे करके समझ सकते हो, है ना। इसके अलावा आप क्या क्या देखते हो, जैसे नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप बनता है, नाइट्रोनियम आयन। ऐसे सल्फोनियम आयन सल्फोनेशन में बनता है ना। जैसे फ्रिडल क्राफ्ट कराते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में मिथाइलियम आयन बनता है, फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन में एसिटाइलियम आयन बनता है। और जिनको अब भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आपको बता देता हूँ, यूट्यूब पे ही 1 से लेकर 17 क्लास, मैंने जब एनवायरमेंटल सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था तब 1 से लेकर 17 क्लास वहाँ बना के दी थी। उन क्लासेस को जरूर रिवीजन कर जाएं जो लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और टेस्ट सीरीज बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज जो है मात्र 99 रुपीज़ में है, ठीक है। और अच्छे टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं 100 मार्क्स के, 120 मिनट्स 100 मार्क्स, बढ़िया से टेस्ट मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो हायर एजुकेशन का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए बता देता हूँ, फीस जो है वो मात्र 299 रुपीज़ है, ठीक है। और जिन बच्चों को लगता है कि हमें टेस्ट सीरीज इस वक्त ज्वाइन नहीं करनी है उनको बता देता हूँ, 1 से लेकर 17 क्लासेस हैं, ज़रूर उनको देख जाइएगा। जो आपका एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र था वहाँ पे 21 से 22 क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से फंसे थे, है ना। कुछ क्वेश्चन क्लासेस से भी थे, बट हाँ 21 से 22 क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से आए थे 25 में से। तो बहुत अच्छा रेशियो था, बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, तो वो आप जरूर ट्राई कर जाए, आपको जरूर हेल्प वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। खैर, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, जोड़ना है। तो किसी पोजीशन पे जुड़ सकता है, अल्फा पे, है ना, बीटा पे, इस अल्फा पे, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि इन केस ऑफ पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन सभी के केस में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो C2 मतलब कार्बन जो सेकेंड पोजीशन पे वहाँ पे जुड़ेगा। तो ये थी ग्रुप पहली पोजीशन, ये था ग्रुप सेकेंड पोजीशन। तो इस सेकेंड पोजीशन वाले कार्बन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। वो कौन कौन हो सकते हैं? चाहे आपका हेलोजिनेशन करा रहे हो तो हेलोनियम आयन हो सकते हैं, नाइट्रेशन करा रहे हो तो नाइट्रोनियम आयन हो जाएगा, सल्फोनेशन करा रहे हो तो सल्फोनियम आयन हो जाएगा, आप एल्काइलेशन करा रहे हो तो एल्काइलियम आयन हो जाएगा, एसिटाइलेशन करा रहे हो तो एसिटाइलियम आयन हो जाएगा। ये सब कहाँ जुड़ेंगे सर? ये सेकंड पोजीशन पे जुड़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कैसे वो भी आपको बता देता हूँ, अभी तो बस बात समझी है, अब आगे एग्जाम्पल के तौर पर समझ भी सकते हैं। अच्छा, मैंने कहाँ पर लिया एग्जाम्पल, 1 मिनट दीजिएगा। वेयर आर द एग्जाम्पल्स? अच्छा, मैंने इसके एग्जाम्पल नहीं लिए, चलो खैर, क्योंकि इसलिए भी नहीं लिए, मैं डालने वाला था, फिर मैंने सोचा ये PDF बड़ा सा हो जाएगा और वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारे सिलेबस में जनरली फ्यूरान, थायोफीन वगैरह नहीं है ना, फ्यूरान, थायोफीन वगैरह सिलेबस में नहीं है हमारे। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया कि ये C2 पोजीशन पे होंगे, ठीक। C2 पोजीशन का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। ये है आपका मान लो पायरोल, ठीक है। इस पायरोल का मैं सल्फोनेशन करा रहा हूँ, SO3H सल्फोनेशन करा रहा हूँ, और ये होता है जनरली एसिटिक एसिड में, ठीक है, और लो टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर पे। तो आप कहोगे जब सल्फोनेशन हम करा रहे हैं सर
तो ये SO3H ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, तो हमें समझ में आना चाहिए कि जो सल्फोनेशन होता है इसमें हमारा जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा वो सल्फोनियम आयन बनेगा। तो वो सल्फोनियम आयन जाके कहाँ जुड़ेगा सर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है तो हमने पढ़ा पायरोल हो चाहे फ्यूरान हो चाहे थायोफिन हो, इन सभी केस में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो कार्बन नंबर 2 पे जाके जुड़ जाएगा, कार्बन नंबर 2 पे जाके जुड़ जाएगा, तो ये आपको कंपाउंड मिल जाएगा। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड, है ना, पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड इसका नेम हो जाएगा। खैर सिलेबस में मेंशन नहीं है इसलिए मैं इसके ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, इसलिए मैंने रिएक्शंस लिखी भी नहीं सारी, ठीक है। चलिए आगे। अब अगर मान लो एग्जाम में ये भी प्रश्न IIT जैम में पूछा जा चुका है, काफ़ी जगह ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख के दिखा दो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो आप देखोगे पायरोल जो है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर इसके बाद फ्यूरान होगा, थायोफिन होगा, और सबसे कम स्टेबल रिएक्टिव बेंजीन होगा। और हमने देखा था बेंजीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर इसके बाद थायोफिन था, फ्यूरान, फिर आपका पायरोल था, लास्ट में फ्यूरान था। ये आपको ऑर्डर ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ऑब्वियस बात है जो सर जिसका रेजोनेंस ज़्यादा वह ज़्यादा स्टेबल होगा तो कम रिएक्टिव होगा, इसलिए बेंजीन सबसे कम रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है सर, पायरोल है, फिर फ्यूरान है, थायोफिन है और बेंजीन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे कंसेप्ट है एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब हमने लुईस के पहले लुईस नहीं आर्नेस का कंसेप्ट में लेना चाहूँगा। आर्नेस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग या ब्राउनस्टेड लॉरी का कंसेप्ट भी ले सकता हूँ, दोनों के अकॉर्डिंग एसिड वो होता है जो सॉल्यूशन में H+ देगा, जो किसी सॉल्यूशन में H+ दे वो एसिड है। अब पायरोल जो है यह एसिडिक हाइड्रोजन लेके रखता है, वाई, क्योंकि जैसे इसको सॉल्यूशन में डाला जाता है ये अपना H+ दे देता है, ठीक है, H+ दे देता है। और ब्राउनस्टेड लॉरी कंसेप्ट भी यही है कि जो H+ दे वो एसिड होता है, और आर्नेस कंसेप्ट भी यही है जो H+ देगा वो एसिड होगा। तो यहाँ पे H+ दे रहा है और साथ में जो आपको यहाँ मिल रहा है पायरोडीन, आपको एनायन मिल रहा है, ठीक। अब इसकी अगर आप एसिडिटी देखो तो pKa इसकी वैल्यू है लगभग 17, कितनी है 17। और आपको बता देता हूँ ये ध्यान में रखना, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था उन 17 क्लासेस में, ये सब कुछ पढ़ाया, इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। pKa वैल्यू pKb वैल्यू दे सकता है और उसके अकॉर्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जिसके pKa की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। हालांकि pKa A फॉर एसिड होता है यहाँ पे, बट ध्यान में रखना है बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एसिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली अगर आपके पास pKb की वैल्यू है तो एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बेसिसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। खैर केमिकल इक्विलिब्रियम में कभी मैं आपको ये पढ़ाऊंगा भी, जिनको आता है ऑब्वियस बात है उनको रिमाइंड हो चुका होगा, ठीक है। बट फिलहाल जितनी बातें बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखनी है। देखो ये है हमारा पायरोल और ये है पायरोलोडीन, ठीक है। पायरोडीन में क्या होता है कि जो पायरोल के डबल बॉन्ड हैं ये नहीं होते हैं, या ये भी कह सकता हूँ कि पायरोल का अगर मैं रिडक्शन करा दूँ, अपचयन करा दूँ, इस पर हाइड्रोजन जोड़ दूँ तो इसके डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे और उसकी जगह पे यहाँ पे सर हाइड्रोजन आ जाएंगे, है ना, हाइड्रोजन आ जाएंगे। अगर इसका मैं नेम करना चाहूँ तो इसका नेम हो जाएगा 22334455, है ना, 22334455 और ऑक्टा हाइड्रोजन पायरोल इसका नेम मैं आपको और कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। खैर तो अगर मैं दोनों का एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो इसलिए लिया है ताकि आपको समझा सकूं कि pKa की वैल्यू पायरोल के लिए कितनी है 17 और पायरोडीन के लिए वैल्यू कितनी है 36। और मैंने आपको बताया जिसके pKa की वैल्यू कम होगी तो एसिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एसिडिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है सर, पायरोल के लिए pKa की वैल्यू 17 है तो डैट मीन्स सर इसके pKa की वैल्यू कम है, डैट मीन्स की एसिडिटी ज़्यादा है। सर पायरोडीन के लिए वैल्यू pKa की 36 है, डैट मीन्स pKa की वैल्यू पायरोडीन के लिए ज़्यादा है तो उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है, एग्जाम में काम बन जाएगा। बट सर वाई वाला सीन बहुत सिंपल है कि सर यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ कि जब इसने H+ दिया तो हमें ये भी देखना होता है कि जो इसका संयोजक क्षार है, कंजुगेट बेस है, ये भी कंसेप्ट मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। हालांकि इस वाले एग्जाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं बनता, बट हाँ अगर ये एसिड है तो उसके साथ जो बचता है उसको हम इसका कंजुगेट बेस संयोजक क्षार कहते हैं। और कोई कितना H+ देगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि कंजुगेट बेस कितना H+ देने देगा, है ना। और जब NCERT वो ये कहती है कि pKa की वैल्यू पे डिपेंड करता है। खैर हम BSc लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो कंजुगेट बेस है वो स्टेबल है। क्यों? एक तो पहला रेजोनेंस यहाँ पे मौजूद है और हमने देखा भी ये 5 अनुनादीय ढांचे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। और दूसरा ये जो नाइट्रोजन है इसका संकरण sp2 है, ठीक है, हाइब्रिडेशन sp2 है, जबकि इस नाइट्रोजन पे कोई रेजोनेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड है ही नहीं। फिर इसका जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है
और हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp वाले की ज़्यादा होती है देन sp2 की देन sp3 की। तो सर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वही माइनस चार्ज को धारण कर सकता है। तो दो रीज़न है, एक तो रेजोनेंस और दूसरा नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मेन चीज पीके पीकेबी, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूरी नहीं इस टॉपिक से, मान लो अल्कोहल का ही कोई क्वेश्चन आ जाए और पीके पीकेबी की वैल्यू दे के रखे, है ना, और उससे जनरली आपसे पूछ ले कि एसिडिटी क्या होगी, बेसिडिटी क्या होगी, या उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा दो, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक पे। ठीक है, जो है हमारे पायरिडीन, ये क्या है, 6 मेंबर 6 मेंबर वाला हेट्रोसाइक्लिक है। ठीक है, विषम चक्री है। तो उसको देखते हैं होता क्या है हेट्रोसाइक्लिक। वाई हेट्रोसाइक्लिक, देख लो बिल्कुल बेंजीन दिख रहा होगा, बट बेंजीन की जगह एक कार्बन की जगह हटकर नाइट्रोजन आ गया है। ठीक है, अब यह है डायप्लोमेंट का शिफ्ट। आप देख रहे हो सर ये डायप्लोमेंट तो बाहर की ओर शिफ्ट हो रहा है, वाई, क्योंकि अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बाहर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और आप देखोगे इलेक्ट्रॉन फ्रीली कहाँ मौजूद है, जहाँ फ्रीली होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी तरफ शिफ्ट होती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर की तरफ शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से इसका डायप्लोमेंट निकल के आएगा, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। जबकि हमने पायरोल वाले केस में तो देख ही लिया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर एक ही था, वो रिंग में चला गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और ये भी ऑर्डर आ सकता है कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो डायप्लोमेंट के, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, तो आई थिंक इससे आप लगा लेंगे अगर जनरल वैल्यूज़ भी आपको याद हैं। सबसे ज़्यादा जो पोलर है डायप्लोमेंट है वो किसका है सर, पायरोल का है, फिर पायरिडीन का है, उसके बाद आपने देखा था सर आपका थायोफीन का है, उसके बाद आपका कौन था, आपका फ्यूरान था। ठीक, चलिए अब पायरिडीन के केस में आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ देखने को मिलेगी, तो मैंने आपको बता रखा है एट C3। तो वही भाई नंबरिंग कैसे करेंगे, नाइट्रोजन को नंबर 1, उसके बगल वाले को 2, फिर 3, ये 4, ये 5, ये 6। क्लियर। जनरल केस में ये तो IUPAC तरीका हो गया। जनरल केस में अगल बगल वाली पोजीशन को अल्फा, उससे बाद वाली को बीटा और लास्ट वाली को गामा पोजीशन कहेंगे। अब है क्या, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी वो C3 पोजीशन पे होंगी या बीटा पोजीशन पे होंगी, और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी वो ध्यान रखिएगा आपके कार्बन नंबर 2 पे होंगी या अल्फा पोजीशन पे होंगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, बस 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करना है कि हाँ भाई पायरिडीन के केस में कार्बन नंबर 1 नाइट्रोजन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा और सेकंड वाली पोजीशन कार्बन होगी, थर्ड 4 5 6 आप इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और प्रश्न कि सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर कंपेयर कराया जाए बेंजीन में और इसमें, तो सर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा वो बेंजीन देगा, देन पायरिडीन। क्या रीज़न है, रीज़न बहुत सिंपल है सर, बेंजीन के अंदर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा जो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा हो, बट नाइट्रोजन पे लोन पेयर हैं रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। और आपको पता है जब भी रिंग डीएक्टिवेट होती है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, जब भी रिंग डीएक्टिवेट होती है तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन घट जाती है, उसकी क्षमता घट जाती है। ठीक है, अगर मान लो अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर लिख देंगे, हाँ जी मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर लिख के बताया था, बस के लास्ट में कौन जोड़ देंगे, पायरिडीन जोड़ देंगे, है ना। ये था बेंजीन, बस के लास्ट में यहाँ पे कौन जोड़ देंगे सर, इसके लास्ट में यहाँ पे पायरिडीन भी जोड़ देंगे। ठीक है, ये ओवरऑल ऑर्डर आ गया, अगर एग्जाम में आता है तो सर ये ओवरऑल ऑर्डर भी हमने लिख दिया है। ठीक है, और काफ़ी बार इससे ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए अब आते हैं जो टॉपिक हमें सिलेबस में मेंशन है, जैसे इंडोल है ना, इंडोल जिसको हम बेंजो पायरोल भी कहते हैं। ये देखो भैया ये बेंजीन रिंग है तो इसलिए बेंजो, और इस पर ये पायरोल ग्रुप लगा है तो बेंजो पायरोल, सिंपल सा नेम है। एग्जाम में अगर मान लो इंडोल की जगह बेंजो पायरोल आ गया तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। इंडोल फिर से सुन लो, बेंजीन है, इसको फ्यूज कर दिया, जोड़ दिया, किससे सर, पायरोल से, दोनों को एक साथ जोड़ दिया। कैसे जोड़ा है सर, हमने देखा था ये जो पायरोल है इसका जो पहला पोजीशन होता है अल्फा होता है, इसके बाद वाला बीटा, तो बेंजीन को मैंने पायरोल के अल्फा बीटा पोजीशन से जोड़ दिया। ये बात मैंने यहाँ लिखी हुई भी होगी, बेंजीन रिंग इज फ्यूज्ड विद पायरोल एट अल्फा C2 कार्बन और बीटा C3 कार्बन पोजीशन पे। कैसे सर, ये नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो आपने सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जोड़ा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेम वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। प्रिपरेशन एग्जाम में केवल यही मेंशन है, क्या, इंडोल, क्यूनोलिन, आइसो क्यूनोलिन, ये 3 ही टॉपिक मेंशन है, तो इनको तो अच्छे से पढ़ लेना। सबसे पहला इसका प्रिपरेशन बनाने की विधि, कैसे हम आपके इंडोल को बनाते हैं, बेंजो पायरोल को बनाते हैं। तो पहला मेथड है लिप सिंथेसिस। हो सकता है मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन भी आ जाए कि एक तरफ दिए हों ये आपके सिंथेसिस और एक तरफ दिए हों उनके आपके रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट से मैच करने को भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, और हो सकता है कई बार प्रोडक्ट से भी मैच करने को दे दे। ठीक,
तो ध्यान में रखिएगा, लिप सिंथेसिस में क्या होता है, आपके पास ऑर्थो अमाइनो आपका क्लोरोस्टाइरीन होता है। व्हाट इज स्टाइरीन, आप जानते हैं बेंजीन पे अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप लगा होगा, इट कॉल्ड स्टाइरीन, और उस पर क्लोरीन लगा है तो क्लोरोस्टाइरीन। फिर उसकी ऑर्थो पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा है तो ऑर्थो अमाइनो क्लोरोस्टाइरीन, जिनको नेमिंग नहीं आता नेमिंग भी बताता हुआ चल रहा हूँ। बेंजीन पे अगर CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप लगा हो इट कॉल्ड स्टाइरीन, क्लोरीन लग गया तो क्लोरोस्टाइरीन, और उसकी पहली पोजीशन पे बगल वाली पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे अमाइन ग्रुप लग गया तो अमाइनो। ठीक है, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम इथोक्साइड के साथ, हीट करा रहे हैं, तो हीट कराने पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा इट इज़ द इंडोल। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है कि लिप रिएक्शन जो है इसमें ऑब्वियस बात है किसकी रिएक्शन है, अगर इतना याद करोगे तो इंडोल की रिएक्शन है। सर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इंडोल बनेगा, बट किसके द्वारा, तो ध्यान रखना ऑर्थो अमाइनो क्लोरोस्टाइरीन प्लस सोडियम इथोक्साइड की रिएक्शन होती है, उससे बनता है। ठीक है, आगे फिशर इंडोल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें होता क्या है, फिनाइल हाइड्रोजीन, आप सभी को पता है NH2 इज द हाइड्रोजीन, बट एक H को हटा दिया और उसकी जगह बेंजीन को ले आया या फिनाइल ग्रुप को ले आया, इट इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं पायरुविक एसिड के साथ, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये NH2 और ये OH ग्रुप, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो एक कंडेंस्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ये कंडेंस्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद ये जो आपको प्रोडक्ट मिला इसका हम करा रहे हैं डी कार्बो ऑक्सीलेशन। ठीक है, हम करा रहे हैं, एक मिनट दीजिएगा, डी कार्बो ऑक्सीलेशन। डी कार्बो ऑक्सीलेशन का मतलब होता है CO2 ग्रुप को निकालना। तो ये CO2 ग्रुप यहाँ से मैं निकाल दूंगा, ये निकाल दूंगा तो ये H जाके इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, तो आप देखेंगे इसका फाइनल प्रोडक्ट जो आपको इंडोल मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या याद रखनी है, हमें याद रखनी है रिएक्टेंट जो कि फिनाइल हाइड्रोजीन है, पायरुविक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये है फिशर इंडोल आपकी रिएक्शन। ठीक है, थर्ड है रिसर्च सिंथेसिस। इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना ऑर्थोनाइट्रोटोल्यून है, जिसकी रिएक्शन हम सबसे पहले डाइइथाइल ऑक्सीडेट के साथ करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड। फिर इसमें कुछ प्रोडक्ट बनेगा, मैंने बीच के स्टेप सारे खा लिए, कुछ नहीं पूछेगा इतना डीप में, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि रिसर्च सिंथेसिस इनमें से कौन सी है। ठीक है, या फिर रिएक्शन दे देगा और बोलेगा बताओ ये रिएक्शन कौन सी है, तो आपको बस वो पहचाननी है, उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक, थर्ड स्टेप में सेम डी कार्बोक्सिलेशन कराएंगे और आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इंडोल मिलेगा। तो भैया देखो उसके लिए कोई निमोनिक्स या ट्रिक्स तो नहीं है, डायरेक्ट ये रिएक्शंस हैं, प्रैक्टिस करके ही ये याद होती हैं। रिएक्शन जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम याद करेंगे बाय प्रैक्टिस, उतना ही हमें याद होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, और काफ़ी बच्चे जो है PDF मांगते हैं, PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, फ्रॉम ऑर्थोटोल्यूडीन। टोल्यूडीन क्या होता है भैया, टोलुइन ही है, बस पे आप क्या लगा रहे हो, एनालिन ग्रुप लगा रहे हो, NH2 ग्रुप लगा रहे हो, तो इट इज कॉल्ड टोल्यूडीन। ठीक है, टोल्यूडीन की रिएक्शन यदि आप फॉर्मिक एसिड से करा दो, फॉर्मिक एसिड आप सभी को पता होगा, आंट स्टिंग है ना, और जो सिसोन वगैरह होता है उसमें जनरली फॉर्मिक एसिड ही होता है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, क्लास 10 NCERT का ही क्वेश्चन है कि जब भैया आप जंगलों में जाते हो, सिसोन लग गया, तो उसके पास कौन सा ऐसा पौधा है जिसको लगा लेते हैं, तो वो भैया एसिड आपके, ऑब्वियस बात है फॉर्मिक एसिड जा रहा है, तो कौन सा पौधा है जो बेस की तरह काम करेगा और उस जो एसिड है जो आपके बॉडी में सिसोन वगैरह लगने के बाद या बिच्छू वगैरह डंक मार दे, मधुमक्खी डंक मार दे, तो उससे जो एसिड बॉडी में गया उसको न्यूट्रलाइज कौन सा पौधा करेगा, NCERT में मेंशन है क्लास 10 की, तो मुझे ज़रूर बताइएगा आंसर इन द कमेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है N-फॉर्माइल टोल्यूडीन। तो ये है आपका N मतलब नाइट्रोजन, इस पे लगा है फॉर्माइल ग्रुप और ये आपको टोल्यूडीन ऊपर दिख ही रहा है ना, बेंजीन पे CH3 कॉल्ड टोल्यूइन, तो टोल्यूडीन आपको दिख रहा है। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपने लिया है पोटेशियम आपका ब्यूटॉक्साइड और यहाँ पे आप हीट कर रहे हैं, यहाँ से वाटर निकलेगा और लास्ट आपको मिल जाएगा इंडोल। तो आपको ध्यान रखना है टोल्यूडीन और फॉर्मिक एसिड की अभिक्रिया कराकर भी आपको इंडोल मिल जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब काफ़ी लोगों को लग रहा होगा मैं काफ़ी फास्ट जा रहा हूँ, देखो रिवीजन है भाई, ऐसा मान के चलेंगे, आपने कुछ चीज़ें पहले से पढ़ी हैं, जो भी चीज़ें कमी रह गई हैं वो आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे, और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी कमी रह जाएगी नोट्स से पूरी कर लीजिएगा। फिर भी कोई अगर दिक्कत रहती है, समस्या रहती है, तो आपसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आगे बाय डिस्टिलिंग आपका जो ये ऑक्सीइंडोल है और इसका डिग्रेड करके इंडिगो और जिंक डस्ट से भी आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है। सिंपली कहूँ, इंडिगो एक डाई होती है, उसकी जिंक डस्ट से रिएक्शन करा के भी इंडोल मिलता है, और जो इंडोल नेम है ये एक्चुअली आया ही यहीं से है। ठीक है,
इंडोल वर्ड आया ही यहीं से, क्योंकि इसको बनाया ही इंडिगो से गया था, है ना। इंडिगो एक कलर की डाई होती है, ठीक है। और मुझे बताएंगे कि भैया इंडिगो जो है इसका इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। देखो किसी भी कंपाउंड को जब हम बनाते हैं तो तीन चीज़ें पढ़ते हैं, पहला एक प्रिपरेशन, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जल्दी से देखते हैं कि भैया ये कलरलेस सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह सब रटने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख दिया है। ये आपको पता होगा स्पैरिंगली सॉल्युबल है कोल्ड वाटर में। वाई? स्पैरिंगली का मतलब होता है थोड़ा बहुत, पर हॉट वाटर में तो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी डायपोलमेंट होता है, और ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, जिसमें सबसे पहले है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भैया ध्यान में रखिएगा, मैंने शायद यहाँ कहीं मेंशन भी किया होगा, नहीं किया, चलो अब कर देता हूँ। देखो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कार्बन नंबर, देखो जो आपको चीज़ बताऊंगा प्लीज़ वो ध्यान में रखिएगा। हाँ मैंने इसलिए सारी रिएक्शंस लिखी हैं। एक तो आप जो नाइट्रेशन करा रहे हो ये कार्बन नंबर 2 पे मिलेगा, नंबर 1 ये नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग होगी, और ये कार्बन नंबर 7 होगा, ठीक है। इन वाली पोजीशन को हम यहाँ पे नंबरिंग में नहीं कैलकुलेट करते, जहाँ पे जुड़ा है फ्यूज हुआ है इसको हम नंबरिंग में कैलकुलेट नहीं करते, और वैसे भी वहाँ कोई एटम आके नहीं जुड़ने वाला, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, ठीक है। तो इंडोल का जब हम नाइट्रेशन करा रहे हैं तो ध्यान रखना कार्बन नंबर 2 पे होगा। सल्फोनेशन करा रहे हैं सर, वो भी कार्बन नंबर, एक मिनट रुकना, ये 2 नहीं, एक मिनट रुकना, ये 3 नहीं आएगा, 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मिस प्रिंट है, ये 3 की जगह यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तो सल्फोनेशन भी सेकंड कार्बन पे देगा, बट जब ब्रोमिनेशन की बात करूंगा तो ये कार्बन नंबर 3 पे देगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही आप इसका करा रहे हो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें एल्काइलेशन करा रहे हो फ्रिडल-क्राफ्ट का, ये आपको कहाँ देगा, थर्ड पोजीशन पे देगा। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, दो ही बस आपको ध्यान करने हैं, शुरू के दो ही, कौन कौन से, एक तो नाइट्रेशन, एक सल्फोनेशन। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन ये सेकंड कार्बन पे देगा, बाकी सभी ये थर्ड कार्बन पे देगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और रीजेंट याद कर लो तो और भी अच्छा है। कई बार तो होता है कि रीजेंट पूछ लेता है कि भाई जो इंडोल है इसका मुझे फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कराना है, तो बताओ कौन से एसाइलेशन के लिए इसमें रीजेंट यूज़ होने वाले हैं। तो रीजेंट भी आपको याद करने चाहिए, इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार रीजेंट पे भी क्वेश्चन आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैं यहाँ पे फ्रिडल-क्राफ्ट का एसाइलेशन करा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या लिया है, देखो CH3 COCl लिया और SnCl4, है ना, आपका स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई गई है। तो ये भी कहाँ मिल रहा है सर, कार्बन नंबर 3 पे मिल रहा है, थर्ड पोजीशन कार्बन पे आपको मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही देखो मैंने यहाँ रीमन टीमन अभिक्रिया कराई, एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैंने रीमन टीमन अभिक्रिया कराई तो यहाँ दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक प्रोडक्ट वो है जिसमें रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। और ध्यान में रखिएगा रीमन टीमन अभिक्रिया होती है, इसमें आपको कार्बीन मिलता है, और जब भी कार्बीन 5 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक के साथ रिएक्शन करता है, ये देखो ये 5 मेंबर की ही रिंग है ना, इसके साथ जब भी अभिक्रिया करेगा तो वहाँ पे रिंग एक्सपेंशन कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, IIT जैम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नेट में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनाए हैं, एक विदाउट रिंग एक्सपेंशन और एक रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन का मतलब ही है कि जो 5 मेंबर की रिंग है सर वो 6 मेंबर की रिंग में भी परिवर्तित हो सकती है, ठीक है। तो रीमन टीमन अभिक्रिया में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट भी आपके सिलेबस में है, पढ़ा चुका हूँ। तो रीमन टीमन अभिक्रिया में जिसमें आप CH3Cl और ये थोड़े से मिसप्रिंट है NaOH, ठीक है, NaOH है, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपको मिलता है क्या, एक तो आपको इंडोल थर्ड पोजीशन पे, आपको भाई बहुत मिसप्रिंट है इसमें, तो एक मिनट दीजिएगा मैं सारे ठीक कर देता हूँ। ये CHO मिलेगा, ठीक है, CH नहीं है CHO है, ठीक है, CHO है, CHO ग्रुप मिलता है, एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है, ये भी आपको पता ही है। इसके बाद डाई एजो कपलिंग में क्या होता है भैया, ये आपका बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है, ये कपल हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, और आपको इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा जिसको हम एजो डाई भी कह देते हैं, एजो डाई, ठीक है। और डाई ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कलरिंग के काम आते हैं, कलर कम करने की जो चीज़ यूज़ होंगी उसको हम डाई कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाई एजो कपलिंग भी देखने को मिलती है, किसकी प्रेजेंस में, तो सर ये है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में देखने को मिलती है। और ये एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, याद कीजिए, जो हम एक प्यारी सी रिएक्शन सैंडवेयर रिएक्शन में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आगे मैनिच रिएक्शन, हमारे BSc में ऑब्वियस बात है मैनिच रिएक्शन मेंशन होती है, तो उसके रिएजेंट याद रखने हैं। आपके पास यहाँ पे
डाईमिथाइलामाइन है और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के प्रेजेंस में और आपको सेम इस तरीके का जो प्रोडक्ट है ये मिल जाता है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी, तो ये प्रोडक्ट आपको जो है मिल जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे ऑक्सीडेशन बाय ओजोन। ओजोन आप सभी जानते हैं O3, तो ये आपका है कार्बामाइड ग्रुप और जब इसकी रिएक्शन कराओगे ओजोन के साथ तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट 2 फॉर्म एमाइडो बेंजोल्डिहाइड। तो देख सकते हो सेकंड पोजीशन पे फॉर्माइड ग्रुप है और बेंजोल्डिहाइड आपके साथ मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे है रिडक्शन अप चेन, वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। तो अगर रिडक्शन H2Ni की प्रेजेंस में करा रहा हूँ तो देखो दोनों रिंग में से आपके डबल बॉन्ड हटे जाएंगे। रिडक्शन का मतलब ही हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जब ही जुड़ेगा जब यहाँ से डबल बॉन्ड, ये जो रिंग के डबल बॉन्ड हट जाएंगे और इसकी जगह कौन आ जाएंगे सर, हाइड्रोजन आ जाएंगे, है ना। इसी को रिडक्शन कहेंगे। रिडक्शन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो रिंग के गोला गायब हो जाएंगे। ठीक है, रिंग के गोला गायब हो जाएंगे तो उसका नाम बन जाएगा ऑक्टोहाइड्रोइंडोल। और यदि मैं एसेंशियल टिन और एससीएल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूं तो सर केवल नाइट्रोजन वाले रिंग का बॉन्ड गायब होगा, मतलब उसके ही जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस होंगे और उसकी जगह पे कौन आ जाएंगे, हाइड्रोजन। इसलिए सर इसका नाम हो जाएगा 2,3। 2,3 क्यों, तो फिर से देख लो सर, ये नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन होती है, ये सेकंड होती है, ये थर्ड होती है, तो 2 पे हाइड्रोजन आ रहे हैं, 3 पे हाइड्रोजन आ रहे हैं, इसलिए नाम है 2,3 डाईहाइड्रोइंडोल, है ना। बिल्कुल सिंपल है, अगर 2-3 बार पढ़ोगे तुरंत ही समझ में आ जाएगा क्यों 2-3 है, ये भी समझ में आ गया। इसीलिए मैं आपको पोजीशन भी बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको रिएक्शन इजीली समझ में आ जाए। रिडक्शन के डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और काफ़ी बार रिडक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्यों, क्योंकि दो तरह से रिडक्शन हो रहे हैं, एक हो रहा है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में और दूसरा हो रहा है SnHCl की प्रेजेंस में। ठीक है, और SnHCl आपको पता है रिएजेंट है, उन 17 क्लासेस में मैंने आपको रिएजेंट्स एक क्लास में पूरा पढ़ाया है। SnHCl ऐसा रिएजेंट है और क्या काम है सर, ये NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, ये भी ध्यान में रखना SnHCl का काम। ठीक है, ये सेम काम FeHCl भी करता है। ठीक है जी, FeNHCl सेम काम करता है, NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन में काम आएंगे। चलिए आगे है रिएक्शन विद N-ब्यूटाइल लिथियम। तो ये है आपका ब्यूटाइल लिथियम, हमारे सिलेबस में भी है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, तो ब्यूटाइल लिथियम वहाँ भी रिएक्शन पढ़ने को मिलेगी। सर होता क्या है, जितने भी आपके ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं उनको जहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन नजर आता है तो वो अपनी पूंछ को, मतलब उससे लगा हुआ जो एल्काइल चेन है उसकी रिएक्शन उस हाइड्रोजन से करा देगा और खुद जाकर उस कंपाउंड पे जाके जुड़ जाएगा। मतलब एसिडिक हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन आपको पता है, फिर वही कहानी सर ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि H+ देगा तो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा और ये माइनस चार्ज पूरा का पूरा रिंग में घूमेगा, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होगा सर, इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जब भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा, कोई भी हो, चाहे ग्रिग्नार्ड एजेंट हो, चाहे आपका ऑर्गेनोलिथियम हो, ठीक है, या फिर आपका फ्रैंकलिन रिएजेंट हो, कोई भी, अगर उनको एसिडिक हाइड्रोजन दिखता है तो भैया ये जो एल्काइल चेंज है ये हाइड्रोजन से जुड़कर एल्केन बना लेता है। तो बेटा जी हाँ, जो प्रोडक्ट मिलेगा एक तो ये आपको मिल जाएगा, देखो CH3 CH2 एक और CH2, लास्ट में जो CH2 है उस S से जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH3, ब्यूटेन मिल जाएगा। तो एल्काइल विद हाइड्रोजन, एल्केन मिल जाएगा, ब्यूटेन मिल गया, और जो Li है उस नाइट्रोजन पे जाके जुड़ जाएगा। वाई, क्योंकि जब ये H+ निकलेगा तो सर नाइट्रोजन पे आएगा माइनस चार्ज, इसलिए Li मेटल है, मेटल पे तो हमेशा प्लस चार्ज ही होता है, तो यहाँ होगा प्लस चार्ज। फिर सर आप डाल रहे हो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो नाइट्रोजन माइनस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कर कर COOH ग्रुप बना लेगा, और सर इस रिएक्शन को हम कार्बो ऑक्सीलेशन भी बोल सकते हैं। कार्बो ऑक्सीलेशन मतलब कार्बन का जुड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना, और डी कार्बो ऑक्सीलेशन मतलब सर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप का हट जाना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका नेम क्या बना, बहुत सिंपल है सर, इंडोल N क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पे जुड़ा है, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COOH। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ऑर्गेनो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि 2 चैप्टर की रिएक्शन है, एक तो इंडोल की भी बन गई और सेम आपका ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड की भी रिएक्शन बन गई है। देखो सेम ग्रिग्नार्ड एजेंट की भी कहानी सेम है सर, ये है CH3MgI, क्या बताया सर, जो CH3 पार्ट होगा, जो एल्काइल पार्ट होगा, उसको क्या चाहिए, उसको हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा सर, एल्केन निकल जाएगा, और जो बच गया कौन, Mg+I, वो नाइट्रोजन पे जाके जुड़ जाएगा, ये देखो जुड़ा है। फिर उसके बाद होता क्या है, इस MgI की खास बात है कि खुद को रीअरेंज कर लेता है, किस तरीके से, कि माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो ये MgI यहाँ इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये देखो शिफ्ट हो गया। इसके बाद सेम CO2 ग्रुप जोड़ रहे हो, कार्बो ऑक्सीलेशन कर रहे हो, और जब आप सर यहाँ पे कार्बो ऑक्सीलेशन करेंगे, ठीक है जी, जब आप कार्बो ऑक्सीलेशन करेंगे तो आपको जो है COOH ग्रुप कहाँ जाके जुड़ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे, इसलिए इसका नेम भी देख सकते हैं इंडोल 2 कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है जी, चलिए ये था हमारा इंडोल। अब जल्दी से देखते हैं क्विनोलिन। तो क्विनोलिन जिसको हम अल्फा बीटा बेंजो पायरिडीन भी कहते हैं,
काहे अल्फा बीटा बेंजोपायरिडीन, तो ये हमारी बेंजीन और इससे कौन जुड़ रहा है सर, पायरिडीन। कहाँ जुड़ रहा है सर, आप जानते हैं सर, ये हमारा जब पायरिडीन था, ये पायरिडीन था, इससे पहली वाली पोजीशन अल्फा होती है, बगल वाली दोनों बीटा होती हैं, लास्ट वाली गामा होती है। तो अल्फा और बीटा वाली पोजीशन पे ये बेंजीन से जुड़ रहा है, कौन, पायरोल, तो इसलिए इसको हम अल्फा बीटा बेंजोपायरिन भी, पायरिडीन भी इसको हम कह रहे हैं। ठीक है, तो वही कहानी लिखी है, इसको पढ़ सकते हैं कि भाई सिंपल क्या है कि बेंजीन फ्यूज्ड विद एट अल्फा बीटा पोजीशन। ठीक है, चलो अब ये क्विनोलिन कहाँ मिलता है, तो आपको ध्यान रखना कोलतार या फिर बॉर्न ऑयल वगैरह में मिलता है, हड्डी से जो रस निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, उस पर भी मिलता है। ठीक है, प्रिपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ मेंशन है स्कायरप सिंथेसिस, तो ध्यान रखना है एनिलीन की अभिक्रिया आप करा रहे हैं ग्लिसरॉल से। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन ग्लिसरॉल से करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लो। किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 और आपका फिनाइल नाइट, जो आपका फिनाइल, या मैं इसको सिंपलो नाइट्रोबेंजीन भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो फिनाइल नाइट्राइड कह सकता हूँ, या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4, किसकी रिएक्शन कर रहा हूँ, एनिलीन प्लस ग्लिसरॉल की रिएक्शन, कंसनट्रेटेड H2SO4 और आपका जो फिनाइल आपका नाइट्राइड है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूँ, और आपको जो प्रोडक्ट है वो क्विनोलिन मिल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें सेकंड ये है फ्रीडलैंडर सिंथेसिस, इसमें आपके पास देखो ये है बेंजोल्डिहाइड, एमाइन लगा है तो एमिनो बेंजोल्डिहाइड ये हो जाएगा। एस्टरल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हो NaOH बेस की प्रेजेंस में, तो आपको कुछ ऐसा कंडेंस्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, वाई, क्योंकि यहाँ पे निकलेगा लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, और जब लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है तो कंडेंसेशन रिएक्शन जनरली देखने को मिलती है, और जब ये खुद को रीअरेंज कर लेगा हीट की प्रेजेंस में तो लास्ट आपको क्विनोलिन मिल जाएगा। मेन चीज़ क्या याद करनी है, तो आपको याद करना है कि सर जो आपकी फ्रीडलैंडर सिंथेसिस है इसमें रीजेंट क्या है, तो एमाइनो बेंजीन है और एसिटल एल्डिहाइड है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट है डोबर्नर मिलर सिंथेसिस, सेम यहाँ पे रीजेंट एनिलीन है और क्रोटोनो एल्डिहाइड, मुझे बताएंगे कमेंट में कैसे बनता है, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन जो होती है, एल्डोल कंडेंसेशन, उसमें जो लास्ट प्रोडक्ट मिलता है आफ्टर हीटिंग है ना, जो आपका अल्फा बीटा एल्डिहाइड मिलता है, या जिसको हम एल्डोल भी बोल रहे हैं। ठीक है, क्या उस अल्फा बीटा एल्डिहाइड को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने से क्रोटोनो एल्डिहाइड मिलता है, हाँ जी जरा उसको बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्रोटोनो एल्डिहाइड हमें ऐसे ही मिलेगा। तो एनिलीन और क्रोटोनो एल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 100 डिग्री पे हीट करके, तो आपको जो प्रोडक्ट है वो मिल रहा है 2 मिथाइल क्विनोलिन, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सेम नंबरिंग करनी है, तो वही नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 पोजीशन ये, थर्ड पोजीशन ये, फोर्थ पोजीशन ये सर, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ। सर इन पोजीशन को नहीं गिनते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं होगा, नंबरिंग हम ग्रुप को अटैच करने के लिए ही कर रहे हैं। तो इस पोजीशन पे, इन दोनों पोजीशन पे सर ऑलरेडी कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी होती हैं, तो यहाँ कोई भी ग्रुप आके नहीं जुड़ेगा, इसलिए यहाँ पे नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, मेन चीज़ क्या कि कलरलेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट याद कर सकते हो, अच्छी बात है, क्योंकि 2 ही 3 ही कंपाउंड आपको रटने हैं, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जनरली इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा वाटर में और सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, देखो बेसिक करेक्टर होगा, बिकॉज नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, जिस पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखता है, लुईस के अकॉर्डिंग वह बेस होता है। तो देख सकते हैं यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है HCl, तो भैया लोन पेयर से H को उठा लेगा, आप सभी को पता है HCl में H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो लोन पेयर से H को उठा लेगा तो देखो H के साथ जुड़ जाएगा, जिसने लोन पेयर दिया नाइट्रोजन ने दिया तो उस पर आएगा प्लस चार्ज, और Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, Cl माइनस, तो इस तरीके का आपको सॉल्ट मिल जाएगा जिसको हम कहेंगे क्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ध्यान रखना ये HCl से जाके एक सॉल्ट बना लेगा, प्लस माइनस कंपोनेंट वाली जो चीज़ें होती हैं वो सॉल्ट होती हैं सर, तो सॉल्ट है तो क्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड आपको मिल जाएगा। सिमिलरली CH3I के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, सेम कहानी है सर, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, कार्बन पे है प्लस, लोन पेयर से कार्बन को उठाएगा, आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दिया तो उस पर प्लस चार्ज आया, आयोडीन पे माइनस चार्ज आया, तो एक और सॉल्ट मिल गया, क्योंकि प्लस माइनस मतलब एक सॉल्ट है, सॉल्ट मिला, इसका नाम क्या है सर, नेमिंग वेरी सिंपल है, 1 मिथाइल क्विनोलिन नियम आयोडाइड। तो ठीक है, नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो 1 पे मिथाइल लगा तो 1 मिथाइल क्विनोलिनियम, क्यों, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है, प्लस वाले के लास्ट में ईयम लगता है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। और आयोडाइड आइड मतलब माइनस चार्ज, तो आयोडीन पे माइनस चार्ज है इसलिए आयोडाइड है।
ठीक है, तो नेमिंग भी साथ के साथ करते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। C8 और C5 पोजीशन पे यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन, जैसे नाइट्रोनियम आयन, सल्फोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, हेलोनियम आयन, है ना, या फिर आपका फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइलियम आयन, एसिटाइलेशन में एसिटाइलियम आयन। तो ये है फर्स्ट पोजीशन, यह है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ बता ही चुका हूँ, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स पोजीशन, सेवन पोजीशन, एट पोजीशन। तो सर किस किस पोजीशन पे यह देखने को मिलता है, क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सर आपने जस्ट ऊपर ही हमें यहाँ पे समझाया है कि सर जो हमारी C8 पोजीशन है और सर जो C5 पोजीशन है इस पे हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो देखो सबसे पहले मैं नाइट्रेशन करा रहा हूँ HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में, और जनरली नाइट्रेशन हम ऐसे ही कराते हैं HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ देखो नाइट्रोनियम आयन देख सकते हो फिफ्थ या फिर 8 पोजीशन पे देखने को मिला है। सिमिलरली यहाँ देखो एक और नाइट्रेशन है, बट कम एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ कराओगे तो सर ये थर्ड पोजीशन पे मिल सकता है। एक्सेप्शन लिखा हुआ है साफ साफ, एक्सेप्शन याद रखना। अगर कम एसिडिक कंटेनेंट आप उसका लोगे या जो एसिडिक की मात्रा है वो कम कर दोगे तो सिंपल है सर ये थर्ड पोजीशन पे भी नाइट्रेशन दे सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसके बाद है ब्रोमिनेशन, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो, Br2 Ag2SO4, ठीक है जी, और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो आप देख सकते हो सर ये फिफ्थ पोजीशन है, ये 8 पोजीशन है, तो दोनों ही पोजीशन पे हमें कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, सल्फोनेशन करा रहे हो सर, तो सेम आपको जो सल्फोनेशन है वो 8 पोजीशन पे होता हुआ दिख रहा है। ठीक है सॉरी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए जरा, इसमें सबसे पहले मैं फिनाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। तो आप देखोगे सर इसको क्या चाहिए होता है, इसको एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए होता है। किसको, इस C6H5 ग्रुप को हाइड्रोजन को उठा के ले जाएगा। तो देखो एक मिनट दीजिएगा, मैंने ये थोड़ा सा कुछ इसमें गड़बड़ है, CH5 और ये H, हाँ ठीक है। यहाँ से ये H को नहीं उठाएगा क्योंकि CCH5 खुद में एक लायबल ग्रुप है, इसलिए Li H को उठाएगा, लिथियम हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और CCH5 ग्रुप यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। यही आपका न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। एक मिनट फिर से चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, 2-फिनाइलक्लोरीन यही प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखें, क्योंकि ये वैसे भी न्यूक्लियोफाइल जोड़ रहा है ना, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, तो उसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है ये भी ध्यान में रखिएगा। तो C6H5 इस पे है माइनस और Li पे है प्लस, माइनस वाला ही तो न्यूक्लियोफाइल होता है, तो सेकंड पोजीशन पर अटैक कर रहा है। सिमिलरली यहाँ भी अमाइनोक्यूलिन, तो इसमें हम NaNH2 जैसे कंपाउंड ले लेते हैं, है ना, सोडा एमाइड जैसे कंपाउंड ले लेते हैं, तो NH2 कहाँ अटैक कर रहा है, देखो सेकंड पोजीशन पर अटैक कर रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा सर, न्यूक्लियोफाइल सेकंड पोजीशन पे जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा सर, फिफ्थ और 8 पोजीशन पे जुड़ेगा, ये भी ध्यान में रखना है ना। इससे हमें ये भी आइडिया मिल गया कि सर सेकंड पोजीशन पे जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा फिफ्थ और 8 पोजीशन पे। ऑक्सीकरण कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो पायरीन 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, और सर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं। और जब डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो हमारा एक COOH ग्रुप यहाँ से निकल गया और हमें क्या मिल गया, निकोटिनिक एसिड मिल गया। ठीक है, इट इज़ द निकोटिनिक एसिड, ये आपको ध्यान में रखना है, या फिर इसको पायरीडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकता हूँ। रिडक्शन अपचयन ध्यान में रखना, ये SnCl HCl की प्रेजेंस में देता है। अगर मैं माइल्ड अमाउंट में करूंगा तो केवल नाइट्रोजन वाली रिंग रिड्यूस होगी, अगर मैं एक्सेस में करूंगा तो दोनों ही रिंग यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगी, दोनों ही रिंग के गोले डबल बॉन्ड गायब हो जाएंगे, उसकी जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। यूजेस जनरल यूज़ हैं, ज़्यादातर ये सभी डाइज वगैरह इंसेक्टिसाइड्स वगैरह बनाने में ही यूज़ होते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल यूज़ भी इसके हैं। और लास्ट टॉपिक है, इट इज़ आइसोक्यूनोलिन, जिसको हम बीटा गामा बेंजोपायरिडीन भी कह रहे हैं। ठीक है, बीटा गामा बेंजोपायरिडीन भी कह रहे हैं, और नंबरिंग सेम वही लोअर वाली पोजीशन से, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबरिंग यहाँ नाइट्रोजन से नहीं होगी, नंबरिंग यहाँ जहाँ लोअर पोजीशन है उससे होगी। तो ये नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से यहाँ पोजीशन होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ मिलता है, सेम कोलतार बोन ऑयल में। सभी ये कंपाउंड जो हैं कोलतार या बोन ऑयल से मिलते हैं। कौन, चाहे बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, फिनेंथ्रासीन हो गया, आपका पायरिडीन हो गया, पायरोल हो गया, आपका क्यूनोलिन हो गया, इंडोल हो गया, ये सभी आपको कोलतार या बोन ऑयल से मिल जाते हैं। उन्हीं से इनको जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। सबसे पहला है सिनेमल एल्डिहाइड, ये है आपका
सिनेमल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, NH2 अमाइन ग्रुप। तो सबसे पहले आपको एक अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा और लास्ट आपको जो आपका प्रोडक्ट है आइसोक्विनोलिन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब काफ़ी लोग कहेंगे सर क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन सेम ही चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है, बस यहाँ पे जो नाइट्रोजन था क्विनोलिन में यहाँ पे था और ये नाइट्रोजन बस यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया और सेकंड पोजीशन पे चला गया, इट इज कॉल्ड आइसोक्विनोलिन। तो दोनों क्या है आपस में, आइसोमर हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। किस तरह के आइसोमर हैं, पोजीशन आइसोमर का टाइप भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पहले 1 पोजीशन पे था, अब सेकंड पोजीशन पे चला गया, तो पोजिशनल आइसोमर्स का भी ये टाइप हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बात। चलिए आगे, तो सबसे पहले हमने सिनामोल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देखा, तो ध्यान में रखना सिनामोल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराते हैं, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद P2O5 के प्रेजेंस में आपको लास्ट आइसोक्विनोलिन मिल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिशेलर नेबुलेस्की सिंथेसिस, क्या ध्यान में रखना है, बहुत सारे स्टेप्स हैं बीच के, मैंने सारे गायब कर दिए, आपको बस मेन बात याद रखनी है कि जब आपका 2 फिनाइल अमाइन, ठीक है, रिएक्शन कर रहा है फॉर्माइल क्लोराइड के साथ, तो यह है फॉर्माइल ग्रुप और यह है क्लोराइड ग्रुप, और किसके प्रेजेंस में OH ग्रुप है, P2O5 है, सेल्यूम का है, और हीट कर रहे हैं तो आपको आइसोक्विनोलिन मिल जाता है। मेन चीज़ क्या कि जो BN सिंथेसिस है इसमें रिएजेंट्स क्या हैं, कई बार रिएजेंट्स देके उसका फाइनल प्रोडक्ट भी पूछ सकता है ना, कई बार फाइनल प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, कई बार रिएजेंट देके पूरी रिएक्शन लिख देगा और बोलेगा इस रिएक्शन का नाम क्या है। हो सकता है मैच में पूछ ले, एक साइड सारे आपको ऐसे आपके जितने भी सिंथेसिस है ये दे देगा और एक साइड में उनकी रिएक्शंस दे देगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पोमरेंज फ्रिस रिएक्शन या सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, जो आपका बेंजल एल्डिहाइड है इसकी रिएक्शन हम आपके अमाइनो एसिटल ग्रुप से कराते हैं। एसिटल ग्रुप आपको पता ही है, इस तरीके से जो ग्रुप लगे होते हैं इट इज कॉल्ड एसिटल ग्रुप। और इसमें सबसे पहले सेम कहानी है, यहाँ पे आपका जो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा जिसको हम स्किफ बेस भी कहते हैं, और जब स्किफ बेस का साइक्लेशन कराते हो तो आपको मिल जाता है आइसोक्विनोलिन और साथ में यहाँ पे अल्कोहल निकल जाती है। फिर से वही कहानी, रिएक्शन भी याद करने की कोशिश कीजिए और उसके जो एटलीस्ट रिएजेंट हैं वो तो याद कीजिए ही कीजिए। ठीक है, रिएजेंट याद करेंगे तो कुछ कुछ दिमाग में आइडिया बनने लगता है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट ये हो सकता है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस। इसमें सेम आपके पास बीटा इथाइलमाइन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप करा दो किसी भी एल्डिहाइड के साथ और HClH2 की प्रेजेंस में आप देखोगे, फिर लास्ट में PDC डालने के बाद इसमें जब आप इसका हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन करोगे, PDC क्या काम करता है, डिहाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकालने का काम करेगा। आप देखोगे कि आपके पास ये रिंग है जिसमें गोला नहीं है और आप देखो गोला नहीं है, डेट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो PDC का काम होता है हाइड्रोजन को निकालने का, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये काम है आपके PDC का। ठीक है जी, तो ये डिहाइड्रोजनेशन करने का काम आता है, डिहाइड्रोजनेशन करके आपको 1 अल्काइल आइसोक्विनोलिन दे देता है। ठीक है, देखो समय होता तो मैं और डीप में और ज़्यादा इस पर बातें करता, बट समय कम है, चाहता हूँ 1 घंटे में ही आपका पूरा जो हेट्रोसाइक्लिक जल्दी से रिवीजन हो जाए, और जिनको नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थोड़ा स्पीड में चला हूँ बट आप समझिएगा इस बात को, जिनको स्पीड ज़्यादा लग रही हो 0.75 पे करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव भी है कि 1 घंटे में आपको ज़्यादा देर का वीडियो ना देखना पड़े, 1 घंटे में रिवीजन हो जाए, और जब ये देख लेते हैं उसके बाद नोट्स देखेंगे तो आपका जो है 100% प्रिपेयर हो भी जाएगा। खैर जल्दी से बेसिक करेक्टर, तो आप सभी को पता है यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, सेम कहानी है क्विनोलिन की तरह कि भैया लोन पेयर से प्रोटॉन को उठाएगा, इस तरीके का सॉल्ट दे देगा। सेम लोन पेयर से CH3 उठाएगा, वाई, क्योंकि आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, कार्बन पे प्लस, तो लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, माइनस कहाँ जो के जुड़ता है सर, प्लस पे। सेम कहानी H पे प्लस है तो लोन पेयर माइनस, माइनस कहाँ जाके जुड़ेगा, प्लस पे, सिंपल कहानी। ठीक है, तो इस तरीके का सॉल्ट जो हमें क्विनोलिन में देखने को मिल रहा था, सेम आइसोक्विनोलिन में यह सॉल्ट देखने को मिलेगा, बट वो कहाँ मिलेगा सर, सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन आपस में आइसोमर हैं। किस तरह के, पोजिशनल आइसोमर हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सेम कहानी है 5th और 8th पोजीशन वाली, तो वही कहानी यहाँ भी चलाइएगा। मैं इसको बस स्किप कर रहा हूँ, मेन बात बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोफाइल चाहे NO2 ग्रुप हो गया, SO3 ग्रुप हो गया, Br हो गया, ये सब कहाँ जुड़ेंगे, 5th और 8th पोजीशन पे, एक्सेप्ट क्या, जो एक्सेप्शन है वही ध्यान में रखना है, ब्रोमिनेशन, जो कहाँ देखने को मिलता है सर, गिन लो जल्दी से, ये है 1 2 3 4 सर, 4th पोजीशन पे देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, चलिए हाँ जी, अब आते हैं जरा यहाँ पे, ये जो रिएक्शन से आगे, ये है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जैसे NaNH2 के साथ, तो जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है NaNH2 के साथ, ये 1st पोजीशन पे देखने को मिल रही है। ऐसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ 1st पोजीशन पे आपको इथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है,
ऐसे ही आप फिनाइल लिथियम के साथ करा लो, ये भी फर्स्ट पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। तो डेट मीन्स जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो कहाँ देखने को मिलेगी सर? फर्स्ट पोजीशन पे। और जबकि आपने क्विनोलिन में पढ़ा था, वहाँ कहाँ पढ़ा था सर? न्यूक्लियोफिलिक सेकंड पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि देखो नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज हो गई, ये भी ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर है ऑक्सीडेशन, मैंने बताया ऑक्सीडेशन चाहे क्विनोलिन हो गया, आइसोक्विनोलिन हो गया, दोनों का इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। ठीक है, एक है सिनोमेरिक एसिड और दूसरा है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड आपने सुना भी होगा, जो आप गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें भी थैलिक एसिड हम लेते हैं, जिससे हमें प्रोडक्ट प्राइमरी अमाइन मिलता है। खैर अमाइन हमारे सिलेबस में नहीं है, पर जो हायर एजुकेशन की स्टडी कर रहे हैं वो उनका यहाँ पे रिवीजन भी हो रहा होगा। खैर रिडक्शन, आगे जल्दी से अपचयन भी देखते हैं। अपचयन में सबसे पहले आपने यहाँ पे आइसोक्विनोलिन लिया है, Na लिक्विड NH3, ठीक है, Na लिक्विड NH3 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो आप देखेंगे 1-2 पोजीशन पे आपको डाई हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोजन ग्रुप आपको लगे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा मैंने नहीं लगाया, यहाँ जरा लगा लेना, यहाँ हाइड्रोजन लगाना, तब ये 1-2 पोजीशन पे होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे। अगर SnHCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो 1, 2, 3, 4 हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनेगा कि भाई जो आपका हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लिक्विड NH3 है तो 1-2 पोजीशन पे, SnHCl है तो 1, 2, 3, 4 चारों ही पोजीशन पे आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा। मतलब चारों ही पोजीशन पे जो लगे हुए डबल बॉन्ड थे ना वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये था आपका ओवरऑल हेट्रोसाइक्लिक, 1 घंटे में कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। ठीक है, थोड़ा स्पीड में भी गया हूँ, बट समझिए इस बात को, आप इस वक्त रिवीजन कर रहे हैं, टॉपिक को जीरो से नहीं पढ़ रहे हैं। जीरो से पढ़ने के लिए हेट्रोसाइक्लिक 4 से 5 क्लासेस में हमें चाहिए। इस वक्त क्या जरूरी है? इस वक्त जरूरी है कि हम हेट्रोसाइक्लिक को पढ़ें और उसके बाद जो नोट्स हैं उससे 2-3 बार रिवीजन करें, हमारा एग्जाम में काम बन जाए। ठीक है, चलिए इतना ही रखता हूँ क्लास को। पसंद जरूर आता है, लाइक जरूर कर लेना भैया, शेयर जरूर कर देना। देखो और भी बच्चों को हेल्प मिलेगी, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप ही हमें मोटिवेट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हम कब तक आपको मोटिवेट करें, है ना? एक मोटिवेट आपका भी तो बनता है भैया, लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। देखो मैंने बताया 11% बच्चे हैं, वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, कम से कम 60-60 घंटे का व्यू है। अब एक बच्चा तो 60-60 घंटे नहीं देखेगा बैठ के, है ना? तो 11% ये भाई वैसे भी सब्सक्राइबर कम है, तुरंत मिल जाता है कि भैया कितने बच्चे देख रहे हैं, क्या एनालॉजी चल रही है ना? तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, जिससे हमें भी लगे कि हाँ भैया हम काम बढ़िया कर रहे हैं। बाय बाय एंड टेक।